हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कैसे हो बेटा आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? तो चलिए बेटा, अभी इधर 2 दिन के ब्रेक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सीरियस प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिली। बट आगे कैरी ऑन करते हैं हम लोग। और जहाँ तक मुझे पता चला कि 3rd चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट है आपके स्कूल में, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 3rd चैप्टर तो अपना टोटल कंप्लीट ही हो चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वीडियो वगैरह देख के ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जो प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन प्रॉब्लम उस क्वेश्चन को भेजकर पूछ लेना। ठीक है, वैसे नहीं, क्लास 10th की वीडियो 2 दिन थोड़ी हुआ, अभी तो आप लोगों की तो वीडियो एक दिन बीच में बन गई थी और क्लासेस की नहीं बन पाई थी, आपकी तो एक दिन बीच में बनाया भी था मैंने, वो एक नया चैप्टर पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। चलो बेटा, हम लोग 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बात आगे यहाँ पर बात होती रहेगी, और 4.2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 पे फोकस करो। एक्सरसाइज 4.2 ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इसमें सबसे पहले 4.2 में देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग ज़्यादा फोकस उन्हीं पर करेंगे, और जो मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। होने का मतलब है कि एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो परफेक्टली प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है और उसकी रूट्स फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमें पता है कि मैक्सिमम इट कैन हैव 2 रूट्स, और 2 रूट्स इसके पास होती ही होती है, मतलब जिसको हम जीरोज या फिर इसका सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमारी जो इक्वेशन है बेटा, वो है x² माइनस 3x माइनस 10। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत सबसे बड़ी पहचान है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखो 2 खासियत है। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये खासियत होती है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक तो ये खासियत है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि किसी का ये क्वेश्चन था कि सर पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पॉलिनॉमियल अगर इसको मुझे लिखना होता तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करके लिखता, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो इक्वेशन भी एक प्रकार का पॉलिनॉमियल ही होता है। अब जैसे ये तो पॉलिनॉमियल है, अब जो इक्वेशन लिखूंगा वो ये है, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनॉमियल ही है। बस इसमें ये नहीं दिखाया जाता कि पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। इक्वेशन की खासियत ये होती है कि ये 0 के इक्वेट में रखा जाता है, 0 को इक्वेट किया जाता है इससे। ये हो गई इक्वेशन। और जो p के टर्म ऐसे, मतलब पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसे करके लिखा हुआ पॉलिनॉमियल होता है। जैसे कि आप कह सकते हो इक्वेशन भी इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑल्सो। बहुत छोटा सा यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच में कि पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में ध्यान देना है। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना है, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। देखो, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, by middle term splitting we will factorize given equation। बात समझ में आ रही है? तो गिवन इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से फैक्टराइज करेंगे। ध्यान देना कैसे। तो जैसा कि आपको पता है कि x² माइनस 3x माइनस 10, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कौन है बेटा? 1, और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, वो है हमारा 10। ठीक है, अब 10 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ध्यान दो, अब ये जो इसके फैक्टर्स आते हैं, इन्हीं की मदद से हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसी वजह से इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे अब देखो 5 और 2, इन दोनों 5 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन बनाया जाए कि 3 आ जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 आ जाएगा, बस वही करना है हमें। ध्यान दो, तो x² माइनस 3x को कैसे बनाओगे? देखो माइनस बाहर लगा हुआ है, इस वजह से ब्रैकेट कर लिया, 5x माइनस 2x। भाई 3x यहाँ लिख ही सकते हैं, 5x माइनस 2x आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 5x माइनस 2x 3x ही तो आएगा। हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 अलग भागों में बांट दिया, 2 अलग टुकड़ों में। अब ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, माइनस है इसलिए जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो साइन चेंज होगा, प्लस 5x हो जाएगा माइनस 5x, और माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचा x माइनस 5।
इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से, क्योंकि हमको लगभग यही वाली सेम चीज यहाँ बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों के पास x माइनस 5 हो गया, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 दोनों से बाहर कर लिया, बचा x प्लस 2। अब देखो तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 का मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और x प्लस 2 का मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x इक्वल टू 5, एक x इक्वल टू माइनस 2। यही तो हमको करना था ओवरऑल। तो वैसे हमको फैक्टराइज करना था, इसकी कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। फैक्टराइजेशन देखा जाए तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, फैक्टराइजेशन करना था। ये दो, इसको आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वजह से फैक्टराइज कर लिया। x की वैल्यू पूछे तो आप x की वैल्यू 0 से इक्वेट करके दोनों पार्ट को निकाल दो, x की वैल्यू 5 और माइनस 2। भाई दो वैल्यूज तो आएंगी क्योंकि बेटा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस एक साथ कराता चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, इसमें दिया गया है फाइंड द रूट्स, सॉरी रूट्स ही फाइंड करना था, तो सही है। हमारे रूट्स क्या क्या हैं, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। तो वी हैव टू रूट्स, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। बस अपना काम खत्म, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो टिक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4.2 के फर्स्ट का सेकंड, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको टिक कर लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4.2 के फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान देना। आपको क्वेश्चन रटा नहीं रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करता चला, वो ध्यान देना। ये मत सोचना कि सर कर कैसे रहे हैं, ये देखो कि सर करने क्या वाले, हर क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, और आंसर आने का तरीका क्या है। ये देखो, रटो मत कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये ऐसे रट लिया। रटने से मैथ कभी होती नहीं, प्रैक्टिस से होती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसका ही फैक्टराइजेशन करना और इसके भी रूट्स लानी है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहली कोशिश तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ही होती है फैक्टराइजेशन में, सबसे पहली कोशिश। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, मतलब एक्स स्क्वायर का साथी जो होता है वही लेते हैं, 2 है, और 2 कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो 2 6 12, ठीक है। तो 12 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। हमको लाना कितना है x कितने बार है 1 बार, तो 1 हमको लाना है, 1x लाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 2 2 4 और 4 माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 और 4 माइनस 3, कैसे भी करके हमको इनकी हेल्प से मिडिल टर्म का मतलब स्प्लिट हमको ढूंढना पड़ता है। तो 4 माइनस 3 1 ही तो होता है, तो बस वही हो गया। देखो तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x को लाना है तो 4x माइनस 3x, x आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, देखो यहाँ पर 2 2 इन दोनों में कॉमन और x भी कॉमन है, तो 2x ले लिया, अंदर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर हो गया, यहाँ आगे क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों में से x प्लस 2 बाहर ले लो, तो बचा क्या 2x माइनस 3। बात समझ में आ रही है भाई। देखो x प्लस 2 दोनों के पास है, उसको कॉमन ले लो, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है माइनस 3, वो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो बस अब आपको करना क्या है, ठीक है, इसको एक बार 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, एक तो ये हो गया, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 गया इधर प्लस में 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3/, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 3/2। दो ही वैल्यू हमको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आती है जो कि आपके सामने है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3/2। अच्छा ये बताती क्या है, ये प्रूफ करती है कि यही जो वैल्यूज हैं यही सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप अब x की वैल्यू -2 इस पूरे इक्वेशन में रख दो तो पक्का 0 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 इस इक्वेशन रख दो तो भी यही होगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज ही इसका जीरोज हैं या रूट हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन यही दोनों वैल्यूज हैं। बात समझ में आ रही है। तेजी से चलना अपने को, ध्यान दो, जहां पे अगर लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूं तो बल्कि वीडियो की स्पीड स्लो कर लिया करो, नहीं तो पूछ ही लिया करो,
पूछने वाला काम तो तुम लोगों ने एकदम कम ही कर रखा है, बेटा पूछ लिया करो, ठीक है। और अब मोस्टली वीडियोस की एक फिक्स टाइमिंग रहेगी, उसी टाइमिंग पर आपको वीडियो मिलेगी। हाँ, रही बात ये, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ भी करना है, लाइव क्लास चाहिए तो उसके लिए बता दिया करो कि सर आज लाइव क्लास कर दीजिएगा, कल लाइव क्लास कर दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, हो जाएगा। रिवीजन जिस दिन कराना उस दिन बता दिया करो, लाइव क्लास कर दिया करें, संडे वनडे को बता दिया करो। यदि में कहोगे उस दिन लाइव क्लास कर लेंगे, लेकिन कहो तो पता तो चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो। पता चला आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी तुम लोग पीछे की 2 वीडियो तीसरी वीडियो पे पड़े हुए पीछे में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। बर्डन मत बनाओ, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4.2 के फर्स्ट का फिफ्थ है, टिक भी करते चलो साथ में, ठीक है। 4.2 के फर्स्ट का फिफ्थ, ध्यान देना। एक मिनट, फर्स्ट का फिफ्थ, हाँ चलो। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, क्वेश्चन तो सेम ही है। देखो फर्स्ट का फिफ्थ, ध्यान दो, इसमें क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हमको इसमें भाई फैक्टराइज, सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही ट्राई करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड देखा जाएगा। अच्छा, तो अब यहां पर क्या है, बार बार वही काम कर रहे हैं, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म है 1 और इस बार x² का कोफिशिएंट है 100, तो 100 इंटू 1 करो तो 100 1 जा 100। अब 100 का एलसीएम ऐसा लेना है कि 20 आ जाए, ठीक है। तो देखो 2 से पहले किया आपने 50 आ गया, 2 से किया 25 आ गया, फिर 5 से किया 5 आ गया, और फिर 5 से किया 1 आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, कैसे कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बार 10 है तो 10 प्लस 10 20 नहीं हो जाएगा, उन्हीं की हेल्प से तो बनाना है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, काम खत्म, देखो हो जाएगा आपका। तो 100x² माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगा लो, तो 20x को लिख सकते हैं 10x प्लस 10x। अब ये होता है 15 प्लस 5, 8 प्लस 12, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा लिखने से फैक्टराइज होने की कोई गारंटी नहीं है। हमें इसमें जैसे मल्टीपल दिख रहा है कुछ वैसा ही फैक्टराइजेशन, इन्हीं के मल्टीपल्स की मदद से फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है। तो 10x प्लस 10x कर लिया, यहाँ पर बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन होगा, तो 100x² माइनस 10x क्योंकि माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दो, 100 और 10 में 10 कॉमन होता है, यहाँ x², यहाँ x है, मतलब 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 10x माइनस 10x, यहाँ क्या बचेगा 1, बात खत्म। तो 10x माइनस 1 हमको अगले ब्रैकेट में भी लाना है, तो यहाँ तो 10x प्लस 1 है, इसमें से क्या कॉमन लें, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का मतलब -1 कॉमन ले लो, क्योंकि 1 किसी नंबर में मल्टीप्लाई होकर कोई चेंज नहीं लाता, ठीक है। इस वजह से माइनस 10x में से -1 बाहर हो गया, क्या बचा 10x, प्लस 1 में से -1 बाहर हो गया, क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, कॉमन लिया जा रहा है, फैक्टराइज किया जा रहा है, ठीक है। फिर भी अगर ये चीज भी नहीं समझ में आती तो भी बता देना बेटा जहां समझते हो। अब देखो दोनों के पास 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन है, तो 10x माइनस 1 बाहर कर लिया, ठीक है, 10x माइनस 1 बाहर कर लिया, तो देखो जो अगले ब्रैकेट बचेगा वही भी क्या बचेगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस बार जो रूट्स आएंगी वो इक्वल आएंगी, भाई ऑब्वियस सी बात है, इक्वल रूट्स आएंगी। देखो तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 उधर गया तो +1, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10, ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी वही हाल होगा, एंड करके फिर से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, भाई अगले वाले को भी 0 के इक्वल करना है, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, बात खत्म। तो x मतलब दोनों रूट्स इक्वल आई, तो एक बार नहीं लिखोगे 2 ही बार लिखोगे, क्योंकि इसकी ये माना ही जाएगा ये ही 2 ही रूट्स हैं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको 2 रूट्स चाहिए, इधर दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी, एनीथिंग, बट ये ध्यान देना है कि दे शुड हैव 2 रूट्स, ठीक है। तो यहां पर इसके ये रूट्स आ गए आपके 1/10 और 1/10। क्या कहते हो, कोई समस्या, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करने का ऑप्शन है, कॉल करने का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, जिसे पढ़ना है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान देते हैं, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो फर्स्ट का फिफ्थ हो गया, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना।
ऐसा नहीं कि आप 20 के क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। 4.2 का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अच्छा, अब इससे इक्वेशन बनानी है। 4.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 and product is 182। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखो कि अगर आप फोकस करते हो तो मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ये आपको भली भांति पता है कि कहा नहीं जाता कि भाई कि कोई भी चीज आपको अगर आप चाह लो दिल से तो आपको कोई चीज रोक नहीं पाती है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने सुना ही है ना। और आगे की क्या लाइन है भाई, चलो भावनाओं पर ध्यान दो, ठीक है, उस चीज पर मत ध्यान दो। तो सीधी सी बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बातें अपनी जगह, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो बेटा, अगर आप ट्राई करो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ आपको समझाने की। नहीं समझ में आता तो आपके पास ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा है आप बता दिया करो, है ना। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, नहीं समझ में आता, नहीं मन लगता, साफ साफ बताओ सर नहीं समझ में आ रहा, मन नहीं लग रहा, क्लियर है मैटर, बात ही खत्म, है ना। चलो, तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमको दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। अच्छा भैया, अब क्या किया जाए, चैप्टर के अकॉर्डिंग ये टू वेरिएबल्स का तो चैप्टर नहीं है, और अगर टू वेरिएबल में ले लिया तो मान लो 27 मतलब x प्लस वाई 27 हो जाएगा और एक्स वाई 182 हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा कुछ फायदा तो नहीं होने वाला ना। तो हमको करना ये है कि ऐसे दो नंबर फाइंड करें जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182। देखो 27 से हमको काफी सारे एग्जाम्पल मिल गए, बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना तो क्लियर है कि लेट, देखो सबसे पहले एक काम करो, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को तो एक्स मान ही सकते हो, तो मान लो कि वो नंबर एक्स है और बोला गया कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर हमें नहीं पता, हमने ले लिया क्वेश्चन मार्क, लेकिन पहला प्लस दूसरा मिलाकर 27 आएगा, इतना तो कंफर्म है, क्या कहते हो। तो देखो इससे दूसरा वाला नंबर नहीं पता चल रहा है, अगर मैं दूसरे वाले नंबर को यहीं छोड़ दूं, एक्स को इधर भेजूं, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 27 माइनस एक्स। भाई 27 माइनस दूसरे वाले नंबर के बराबर है, दूसरे वाले नंबर को मैंने क्वेश्चन मार्क माना था, तो 27 माइनस एक्स वो अगला नंबर है। नहीं समझ में आ रहा, प्रूफ कर दूं। देखो क्या बोला इन्होंने कि दो नंबर जिनका सम 27 है, अब जरा दोनों नंबर को ऐड करो, पहला x है और दूसरा 27 माइनस एक्स है, तो x प्लस 27 माइनस एक्स, देखो x से x कट गया भाई, x प्लस में x माइनस में बचा क्या, 27 हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही फंडा यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, ध्यान देना, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर है वो 27 माइनस एक्स है। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे क्या, हमारी अगली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देयरफॉर पहला नंबर x और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स। आगे बोला है इन्होंने एंड प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा 182, बात खत्म। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है, और करके और लिख सकते हो। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखो, पहले साइन के साथ लिखना, माइनस एक्स स्क्वायर, 27x के पास जब सामने कुछ नहीं है तो प्लस होगा 27x, और 182 को इधर ले आओ, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कोशिश हमेशा ये करना कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस ना दिखे, तो इस पूरी इक्वेशन माइनस हटाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई -1, तो -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ जरा ध्यान दो, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 है तो ये माइनस 27 हो जाएगा x में, और माइनस 182 है तो ये प्लस 182 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए इन्होंने तो ये बोला है ना कि वो नंबर्स फाइंड करके दो,
नंबर्स मतलब ये नंबर तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हम x फाइंड कर लें। तो x फाइंड करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा और उसी की मदद से हम यहाँ पे रखने पे दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेट वन नंबर बी x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक, चलो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म 182 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 182 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे 182 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 182 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 2, एक मिनट, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 से जाएगा ये 13 7 जा 91 और ये आ गया 13। ठीक है, हमको 27 लाना है। 27 कैसे लाया जाए, जरा ध्यान दो, 7 2 जा 14 होता है और 14 प्लस 13 27 होगा। तो आराम से हम वही करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो हमेशा, क्या हो जाएगा 14x प्लस 13x और यहाँ पर क्या है प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 14 और यहाँ से कॉमन ले लें। भाई हमको कंफर्म है कि यही वाला चीज़ हमको आगे भी लेके आना है, तो कोशिश यही करेंगे। तो यहाँ से 13 तो हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ माइनस 13x है, तो माइनस 13 हटा लो, यहाँ क्या बचेगा x और माइनस 14। अब ये सर आपको कैसे पता चला, बेटा 13 इंटू 14 करोगे 182 आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपना जनरेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसमें से माइनस 13 बाहर करेंगे, बाहर करने का मतलब है कि एक तरीके से इसको 13 से डिवाइड कर देना, इससे कॉमन ले लेना। तो जब 13 निकल आएगा तो बची खुची हुई चीज होगी वो होगी 14, क्योंकि 13 इंटू 14 ही 182 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। भाई 13 7 जा 91 होता है, तो 13 4 जा 182, 14 जा 182 ही होगा। अब देखो x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी, तो x माइनस 14 बाहर कर लो, बचा क्या x माइनस 13 और ये दोनों किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से देखो दो चीजें आती हैं, एक तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 14, भाई माइनस 14 उधर गया प्लस 14 एंड यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू 13। अब देखो तो हमारे वो दो नंबर आ गए, क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर आ गए 14 और 13। लेकिन क्यों माने ये सही है कि गलत है, मान सकते हो, देखो तरीका है आपके पास। इन्होंने क्या बोला था फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो दो नंबर आए हैं 14 और 13, जरा इन दोनों को ऐड करो, 14 और 13 ऐड करने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूफ हो गया। अच्छा अभी मत मानो, आगे बोला एंड प्रोडक्ट इज 182, जरा 13 इंटू 14 करो कॉपी में, देखो कितना आता है 182 आता है कि नहीं आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, आप भी ट्राई कर लेना। तो ये हमारा क्लियर होता है, बिल्कुल सही है कि वो दो नंबर जो थे वो 13 और 14 थे। अब आपको अगर उससे भी, अगर ये भी तरीका है, एक नंबर आपने माना था x जो कि मान लो कि 14 आ गया, वो नंबर क्या आ गया 14। अब दूसरा नंबर था 27 माइनस एक्स, तो x की जगह 14 रख दो, तो 27 माइनस 14 ऑटोमेटिकली 13 आ जाएगा। वो दो नंबर 13 और 14 ही है हर तरीके से चेक करने के बाद। बात समझ में आ रही बेटा? जिन लोगों को अभी भी क्वेश्चन में समस्या हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, अगर अभी भी समस्या होगी तो उसको बता जरूर देना, ठीक है? कोई भी समस्या होगी उसको क्लियर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड हो गया है, तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज खत्म ही करनी है हम लोगों को, कोशिश करनी है हर वीडियो में एक एक्सरसाइज खत्म हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन। देखोगे बुक अपने साथ लेकर बैठो, कॉपी अपने साथ लेकर बैठो, इसी समय साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है? आता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब बताओ, इन्होंने बोला कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4, कोई भी दो ऐसे नंबर जो कि एक के बाद अगला आता हो। तो फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनकी स्क्वायर्स का सम 365 हो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम कर लो, ठीक है? क्या कर लो यहाँ पे, लेट क्वेश्चन नंबर ध्यान में है ना, 6 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स,
भाई एक नंबर x ले लिया, आपको मैंने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मान लो एक को 10 लिया तो अगला 11 होगा, तो एक x है तो अगला x प्लस 1 होगा भाई, और क्या, 1 एक जोड़ कर ही तो अगला नंबर आएगा, कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना और पॉजिटिव बोला है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 1। नाउ दो नंबर तो आपके आ गए, x और x प्लस 1। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को अगर ऐड कर दिया जाए तो 365 आता है। तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर को मतलब x स्क्वायर प्लस और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को x के और x प्लस 1 के स्क्वायर का सम, स्क्वायर भी करो और जोड़ो भी तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 365 आता है। अब इस इक्वेशन की मदद से हमको ये दोनों नंबर फाइंड करने हैं, दोनों का मतलब x की वैल्यू निकाल लो, एक नंबर जो x की वैल्यू आएगी वो होगा और अगला नंबर x में 1 ऐड कर देना वो होगा। चलो और चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। तो इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर ये जानते हो किस फॉर्म में खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ये मत कर देना कभी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों है तो इसका होल स्क्वायर होगा, और जब होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, ए है x और b है 1, है ना। और ये सब किसके बराबर है बेटा, 365 के। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2 1 2 और इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, बचा क्या यहाँ पर प्लस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 365 को इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस 365 इज इक्वल टू यहाँ बचा 0, 1 माइनस 365 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 364, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, इस पूरी इक्वेशन में 2 फालतू का नहीं दिख रहा है भाई, अगर 2 को हटा दे तो इक्वेशन कुछ तो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर करोगे डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, एक तरफ नहीं करेंगे दोनों तरफ, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, इधर हट जाएगा 2, तो इधर इसको 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया तो बचेगा x, और इसको किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 187, है ना, 1 2 1 2 1 2 8 16 सॉरी 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे सामने इसी को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसी का ध्यान देना, इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। एक मिनट बेटा जरा रुक जाओ, चलिए बेटा ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है, कॉल आ गई थी है ना। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बाकी आप तरीका जान ही रहे हो क्या करना है यहाँ पर। तो फैक्टराइज यहाँ पर करने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये है 182 का एलसीएम। अभी मेरे ख्याल से ऐसा एलसीएम हम लोग ने पिछले सेकंड लास्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ से करेंगे 2 तो 291 आ जाएगा, 7 से करेंगे आ जाएगा 13, और यहाँ पर 13 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो 7 2 14 होता है, वहाँ 27 था प्लस में तो यहाँ माइनस हो रहा है क्योंकि हमको लाना है 1, तो 7 2 14 होता है और 14 माइनस 13 कर देंगे तो 1 आ ही जाएगा। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान दो। तो अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और 14x में क्या कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14। भाई 182 को माइनस 13 से डिवाइड करोगे तो प्लस 14 ही बचेगा, और ये सब किसके बराबर है 0 के। देखो x प्लस 14 यहाँ भी, x प्लस 14 यहाँ भी, तो हमने क्या किया x प्लस 14 को कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रही है, दोनों में से जब x प्लस 14 कॉमन लेगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए वो ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स मिलेंगे, एक तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 14 हो जाएगा माइनस 14, एंड
x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस में क्या इधर क्या आ गया प्लस 13, तो -14 प्लस 13, -14 प्लस 13। बात समझ में आ रही है? अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी से हमारा चेक होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था यहां पर कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर को सम करेंगे तो 365 आता है। इन दोनों नंबर के स्क्वायर को सम करेंगे तो जरा ध्यान दो, इन दोनों नंबर के स्क्वायर मतलब कि -14 का स्क्वायर सम करेंगे अगले के स्क्वायर से मतलब 13 का स्क्वायर। जरा ध्यान दो, तो -14 का हो चाहे +14 का हो, स्क्वायर होगा तो ये प्लस में ही हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, 13 का होता है 169। या दोनों को ऐड करो बेटा तो 9 6 15, 5 1 कैरी, 9 6 15 और 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3 आगे 365। चेक हो गया अपना आंसर। क्या कहते हो? लग रहा है? फिर भी मैं बता रहा हूं, लग रहा है जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है? ये आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ये तरीका है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला तो एक के बाद अगला आने वाला, तो एक को x माना अगला x+1 माना। पिछले क्वेश्चन में क्या खासियत थी? पिछले क्वेश्चन बोला फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर जब ऐसे कोई बात है, 1 वेरिएबल का क्वेश्चन दिख रहा है तो एक को मान लो, अगले को जो सम बोला है उसमें से माइनस करके मान लो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर 27 ही आएगा। और दोनों के प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन रख दिया गया, पहला नंबर ये, दूसरा ये, दोनों का प्रोडक्ट करने पर 182 आएगा। और सही में जो नंबर हमने फाइंड आउट किया वो 182 ही था। तो आप देख रहे हो ये वाले क्वेश्चन में भी एलसीएम लगभग सेम था, लेकिन इसमें हमने क्या किया था 27 लाना था तो 14 प्लस 13 किया, यहाँ पर 1 लाना था तो 14 माइनस 13 किया। बात समझ में आई बेटा? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 6 नहीं था, सॉरी, ये 4th क्वेश्चन था। वेरी सॉरी ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन ये 4th था और हम लोग जो अब सॉल्व करेंगे वो 6 वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग बोला गया, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज मतलब जहां पर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, ऐसी कोई कंपनी या फैक्ट्री है जो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स मतलब कुछ बर्तन जो मिट्टी वगैरह के हैं जो भी हैं उनको बनाती है, ठीक है? It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इन्होंने बोला, इनका ये कहना है, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, एक किसी पर्टिकुलर डे पर इन्होंने ये देखा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल, हर एक पीस को बनाने में जो खर्चा है वो किसके बराबर जानते हो? वो 3 more than twice the number of article produced on that day। इसका मतलब वो उसके बराबर है जितना आर्टिकल रोज प्रोड्यूस होता है उसका ट्वाइस करने पर और उसमें 3 ऐड करने पर जस्ट उतने के बराबर इनका जो है वो डेली का प्रोडक्शन मतलब उतना खर्चा आता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, इन्होंने खुद बोल दिया कि उस दिन का, मान लो कि भाई उस दिन जो बनाने में खर्चा था, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था उत्पादन का, वो 90 रुपए था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब आपको फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल का दाम कितना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है? पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है आर्टिकल पर कि कितने आर्टिकल बनते हैं। तो इन्होंने खुद कहा कि एक दिन ऑब्जर्व किया तो जो टोटल खर्चा आता है आर्टिकल के बनने में, वो टोटल खर्चा उस दिन के बने हुए आर्टिकल के दुगने के 3 ज्यादा के बराबर है। वो इंग्लिश में आप पढ़ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एंड 3 मोर देन दैट, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, नहीं अकॉर्डिंग क्वेश्चन अभी मत लेट करो, अभी ये लेट करो, लेट
नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on particular day. Let number of articles produced on particular day be x. कितने आर्टिकल टोटल मान लो प्रोड्यूस हुए हैं, x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक। अच्छा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 रुपए जो है भाई, इन्होंने बोला कि जो खर्चा था वो किसके बराबर था, तो उस दिन जो सब कुछ बनने में खर्चा है वो किसके बराबर था, जितना आर्टिकल उस दिन बना उसके दोगुने से 3 ज्यादा। तो उस दिन मान लेते हैं x आर्टिकल बना, तो x का दोगुना हो जाएगा 2x, और इससे 3 ज्यादा मतलब 3, और ये सब किसके बराबर है, 90 रुपीज के। सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, इतना सही है। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि ये जो है ये खर्चे के बराबर आ गया, 2x + 3 क्या आ गया, ये खर्चा आ गया, ठीक है। लेकिन ये एक आर्टिकल का खर्चा है, एक आर्टिकल का, टोटल उस दिन जितने बने होंगे उसका कितना। अच्छा, अब ये बताओ, मैं आपको बोलूं, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको 50 रुपए देता हूं और मैं बोलूं जाकर 10 पेन लेकर आओ, 10 पेन, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 रुपए अगर मैंने दिए और 10 पेन लाने के लिए बोला है तो पक्का हर एक आर्टिकल मतलब हर एक पेन 5-5 रुपए की होगी। सही बात है कि नहीं बात है। तो आपने क्या किया, 5 × 10 = 50, हर एक पेन 5 रुपए की है और टोटल पेन 10 है। सही है, तो भैया हर एक जो आर्टिकल है वो 2x + 3 का है और टोटल आर्टिकल कितना बना है, x। तो जितना आर्टिकल बना है टोटल और हर एक आर्टिकल का खर्चा, इन दोनों को मिलाकर 90 रुपए आना चाहिए। सही बात तो ये है, बात को समझो। तो ये 90 रुपए यहां पर नहीं लिखा जाएगा, 90 रुपए लिखा जाएगा किसके बेस पर, इन्होंने 90 रुपए बताया कि जो उस दिन टोटल खर्चा आया प्रोडक्शन का, तो 90 उस बेस पर लिखा जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। According to question, 2x + 3 was the cost of each article। ये 2x + 3 जो है वो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है और टोटल कितने आर्टिकल बने, x। उस दिन के टोटल सब कुछ बनने का खर्चा 90 रुपए था, तो उसके हिसाब से जितने बने x और हर एक में कितना खर्चा लगा, 2x + 3। ये टोटल खर्चा मिलाकर किसके बराबर है बेटा, 90 रुपए के बराबर। भाई जैसा कि मैंने कहा टोटल पेन आई 10 और हर एक का दाम था 5, तो 10 × 5 50। उसी तरह टोटल बना x आर्टिकल, x नंबर ऑफ आर्टिकल, और हर एक में इतना रुपए लगा, तो x × ये बराबर 90। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लो, x × 2x करोगे क्या हो जाएगा, 2x², x × 3 करोगे क्या हो जाएगा, 3x, और 90 को इधर बुलाओगे क्या हो जाएगा, -90। यहाँ क्या हो गया, 0। अब इसमें तो कोई कॉमन चीज है नहीं जो डिवाइड हो पाए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, x² का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, x² का कोफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है 90, तो 2 × 90 क्या हो जाएगा, 180। एलसीएम ले लो, यहाँ 90, यहाँ 45, यहाँ 15, यहाँ 5 और यहाँ 1। इस तरह के फैक्टराइजेशन हुआ। हमको 3x लेकर आना है। अब इनकी मदद से कैसे लाओगे भाई, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो 2 × 2 = 4, 3 × 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आया 15, और 15 - 12 कर दें तो 3 नहीं आ जाएगा, यही तो होता है बेटा, ठीक है। तो देखो, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं लायक है, 2 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं होता, लेकिन x² और x, तो यहाँ पर x तो ले ही सकते हैं, यहाँ बचेगा 2x + 15। इतना क्लियर। 12 और 90 में 6 कॉमन है, और x तो ले नहीं सकते क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं, तो -6 बाहर कर लो। ये आइडिया और कहाँ से जागृत हुआ, और कैसे पता चला कि 6 ही लेना है, हमें पता है यहाँ 2x है तो यहाँ पक्का 2x ही आएगा, तो -12x में से -6 बाहर किया तो क्या बचेगा, प्लस में 2x, माइनस यहाँ से ही बाहर हो चुका तो यहाँ बचेगा प्लस, और हमें पता है कि 15 × 6 = 90 होता है, यहाँ क्या बचेगा 15,
यहाँ भी 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15, ये दोनों किसके बराबर हो गए? 0 के। तो दोनों में से 2x प्लस 15 बाहर कर लो, एक ब्रैकेट में हो गया, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड अगला हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो इस वाले पे ध्यान दो, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 15 इधर क्या माइनस में हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 15/2। एक तो ये आ गया। अच्छा यहां ध्यान दो, अगले का क्या आ रहा है? तो एक है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 6। अच्छा x माने किसके बराबर थे? x की तो दो वैल्यू आ रही हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू मानी जाए? x माना गया था लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन पर्टिकुलर डे। तो ये बताओ कि कौन सा नंबर आर्टिकल, मान लो आप कुछ बनाते हो अपने घर पे, कुछ बिजनेस खोले हो, कुछ बनाते हो, मान लो मिठाई के डब्बे बनाते हो, आप कभी ऐसा बनाओगे कोई आपसे बोले आज कितना डब्बा बनाए, बोलो -7.5, -8.5, -5, ऐसा कभी डिब्बा बनाओगे? अरे 5, 10, 15, 20 प्लस में बनाओगे, माइनस से कहाँ बनाओगे? तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू तो एक माइनस 15/2 आ रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ आर्टिकल बनेगा। ये लग रहा है कि हाँ 6 आर्टिकल x इक्वल टू 6, तो ये माना जा सकता है। अभी पूरी बात मानेंगे। तो भैया x की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब उस दिन जो आर्टिकल बने थे वो टोटल 6 बने थे, ठीक है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल 6 आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। टोटल कितने आर्टिकल बने बेटा? 6 आर्टिकल। टोटल कितने आर्टिकल बने? 6 आर्टिकल। अच्छा अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है, अभी तो एक और बात तो है। यहाँ पे ये भी तो बात हुआ था कि 2x प्लस 3 वॉज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई? 2x प्लस 3। अच्छा नाउ, अच्छा अब 2x प्लस 3 में वैल्यू को रख के देख लो, तो x की वैल्यू 6 आई है, तो x इधर 6 रखेंगे, तो 2 6 12 और प्लस 3 मतलब कितना आ गया? 15 रुपीज, क्योंकि ये 2x प्लस 3 रुपीज ही तो था। तो हर एक आर्टिकल का खर्चा नाउ देखो, ईच आर्टिकल कॉस्ट, ईच आर्टिकल प्रोडक्शन कॉस्ट, ईच आर्टिकल प्रोडक्शन कॉस्ट ₹15। हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट 15 रुपए है और जिन टोटल 6 आर्टिकल बने थे। कैसे माना जाए? हमने जो सॉल्व किया वो सब सही आया है। अरे बेटा ध्यान दो, तो उस दिन का टोटल खर्चा तो इस क्वेश्चन ने बताया था ना कि उस दिन जो टोटल खर्चा हुआ था 90 रुपए हुआ था। सिंपल सी बात है, 6 आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल का 15 रुपए दाम है, तो टोटल जो बनने में खर्चा है 15 6 कितना होगा? 90। प्रूफ हो गया, और प्रूफ होने के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। तो 4.2 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे खत्म हो गई। कोई क्वेश्चन अब इसके नहीं बच रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं। हाँ रही बात एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में भी मैं टिक करा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप लगाना, एग्जाम्पल्स में जो ना समझ में बताना, और इसके बीच के जो छोटे क्वेश्चन है उसको आप लगाना। कल मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ 4.3, कोशिश करेंगे वो भी एक वीडियो में खत्म की जाए। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू, और मेहनत से पढ़ाई करते रहो बेटा, लगे रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।